नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी पीसीएस मीमांसा में। उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 को टारगेट रखा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड नामक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि 100% पीवाईक्यू ओरिएंटेड आपको देखने को मिलेगी। और ये है किस चीज का संकलन, तो मैं आपको बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट है यहाँ। तो दोस्तों, यूपी पीसीएस में जो थीम बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को आपको करा रहे हैं जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं, ये जो कंटेंट है या क्लासेस है, ये ना केवल आपको यूपी पीसीएस में हेल्प करेंगे, अपितु जो बीपीएससी आपका एग्जाम होने वाला है 25 अक्टूबर को, उसमें भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा यह कंटेंट आपको एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, एचसीएस के साथ साथ इवन एसएससी में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम वही टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके सामने जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और ये कंटेंट आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो हमारा उद्देश्य ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे नहीं होता, ओनली हमारा फोकस होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। ठीक है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस वीडियो की जो पीडीएफ है दोस्तों, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। और मिलेगी कहां, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो के जो नोट्स है उनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का होने वाला है, जिसका आज एपिसोड 3 करेंगे हम। इससे पहले हमने 2 एपिसोड ऑलरेडी कर रखे हैं। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप जाके वो वीडियो जरूर देखें, वो आपके रिवीजन में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों, इसी चैनल पर जो एशियन हिस्ट्री है, ठीक है, उसकी लगभग 6 क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज उन क्लासेस में जरूर विजिट करें। जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं 100% पीवाईक्यू ओरिएंटेड है। बार बार क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते हैं, तो प्लीज इस सीरीज की सीरियसनेस को समझिएगा और फोकस होके पढ़ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि एपिसोड 3 है इंडियन ज्योग्राफी का। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है, वो देखते हैं कि किसके बेस पे किया गया। तो दोस्तों, जो सिडनी बुराड था ना, उसने जो हिमालय का वर्गीकरण यानी कि प्रादेशिक वर्गीकरण किस आधार पर किया, तो दोस्तों उसने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करने के लिए नदी को आधार बनाया। नदी दोस्तों आपको पता ही होगा, वो नेचुरल बाउंड्री होती है। ठीक है, तो इसी नेचुरल बाउंड्री को आधार बनाकर सिडनी बुराड ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया। तो चलिए बात करते हैं हम अब एक एक हिमालय की, कि कौन सा हिमालय किन नदियों के मध्य अवस्थित है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पंजाब या कश्मीर हिमालय की। तो पंजाब या कश्मीर हिमालय की बात की जाए तो यह किन नदियों के मध्य आपको देखने को मिलेगा, तो दोस्तों सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य जो हिमालय का भाग पड़ता है, उसी को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। ये फैक्ट यदि आप भूल भी जाएंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल मत भूलना कि पंजाब या कश्मीर जो हिमालय है वह किन किन नदियों को मध्य है। तो आपको याद रखना है, सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य आपको पंजाब या कश्मीर हिमालय देखने को मिल जाएगा। अब इसी पंजाब जो हिमालय है या कश्मीर हिमालय है, इसी में आपको कुछ प्रमुख श्रेणियां यानी कि माउंटेन रेंज देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ दर्रे भी देखने को मिल जाएंगे। तो हम उन्हीं चीजों की बात कर लेते हैं। तो आपको जो माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी कौन कौन सी है, तो आपको जास्कर रेंज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको पंजाब हिमालय में लद्दाख रेंज देखने को मिल जाएगी, और इसके साथ ही पीर पंजाल रेंज और काराकोरम रेंज जो है आपको इसी कश्मीर हिमालय में देखने को मिल जाएगी। याद रखना है कि कश्मीर हिमालय किन नदियों के मध्य है, तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य आपको कश्मीर हिमालय देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यदि दर्रों की बात की जाए तो कश्मीर हिमालय में कौन कौन से पासेस आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के नाम। तो आपको जोजिला पास यहाँ देखने को मिल जाएगा कश्मीर हिमालय में। इसके अलावा आपको जोजिला पास के साथ साथ बेनिहाल जो दर्रा है, बेनिहाल पास, बेनिहाल पास भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों आपको करेवा नामक भू आकृति भी देखने को मिलेगी, भू आकृति देखने को मिलेगी करेवा नामक। ठीक है, अब ये करेवा किसके लिए फेमस है, तो दोस्तों ये जाफरान की खेती के लिए बहुत फेमस है। किसकी खेती के लिए फेमस है, तो जाफरान यानी कि केसर की खेती के लिए बहुत फेमस है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब यदि कश्मीर हिमालय के हम आगे बढ़े तो आपको कुमायूं हिमालय देखने को मिलेगा।
कुमायूं हिमालय किन किन नदियों के मध्य है? तो आपको याद रखना है कि सतलज नदी और काली नदी, यानी कि सतलज और काली नदी के मध्य आपको कुमायूं हिमालय देखने को मिलेगा। और कुमायूं हिमालय का जो अधिकतर भाग है ना दोस्तों, तो कुमायूं हिमालय का अधिकतर भाग आपको कहां देखने को मिलेगा? तो उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इसी काली नदी का जो अन्य नाम है शारदा नदी भी है, याद रखना है आपको। इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है और सबसे छोटा हिमालय है। यानी कि जो यहाँ पर जो सिडनी बुराड ने हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण किया, तो उस वर्गीकरण में आपको 4 प्रकार के हिमालय देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इन चारों हिमालयों में जो क्षेत्रीय विस्तार जिसका सबसे कम है ना, तो वो कुमायूं हिमालय ही है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे कि सिडनी बुराड के अनुसार जो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है ना, तो उसमें सबसे छोटा हिमालय कौन सा है, या फिर कौन सा हिमालय का ऐसा पार्ट है जिसकी लंबाई सबसे कम है। ठीक है, यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख चोटियां भी देखने को मिल जाएंगी। बात करें यहाँ पर नंदा देवी चोटी की। ठीक है, नंदा देवी चोटी यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ माउंटेन रेंज देखने को मिल जाएंगे। तो कौन कौन से माउंटेन रेंज है आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपको कामेत देखने को मिल जाएगा, कामेत। कामेत के अलावा त्रिशूल रेंज देखने को मिल जाएगी, त्रिशूल माउंटेन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बद्रीनाथ भी देखने को मिल जाएगा कुमायूं हिमालय में ही, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के साथ साथ केदारनाथ भी देखने को मिलेगा, केदारनाथ। और साथ में आपको दूनागिरी रेंज भी देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं जो आपको कुमायूं हिमालय में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यह क्षेत्र किस लिए फेमस है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसी कुमायूं हिमालय से आपको गंगा, यमुना एवं जो रामगंगा नदी होती है ना, रामगंगा जो नदी है, ठीक है, उसका यह उद्गम स्थल है। यानी कि जो सोर्स है, सोर्स है किन नदियों का? तो गंगा, यमुना और रामगंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है। इसके अलावा इसी कुमायूं हिमालय में आपको कुछ लेक देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो लेक है वह है नैनीताल लेक, नैनीताल लेक। इसके अलावा आपको यहाँ भीमताल लेक देखने को मिल जाएगी। ओके, होप सो आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ आ रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट हिमालय के पार्ट की ओर। तो दोस्तों अब काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय का भाग पड़ता है ना, उसी को नेपाल हिमालय कहा जाता है। और इसकी जो लंबाई है नेपाल हिमालय की, वह कितनी है? तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह इन सभी में सबसे लंबा हिमालय है। यानी कि जो यहाँ पे प्रादेशिक वर्गीकरण किया हुआ है ना, उन सब में सबसे लंबा हिमालय कौन सा है? तो नेपाल हिमालय। याद रखना, हिमालय का जो सबसे लंबा भाग है वो नेपाल हिमालय ही है। इसके अलावा दोस्तों इसी नेपाल हिमालय में आपको माउंट एवरेस्ट चोटी देखने को मिल जाएंगी, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। याद रखना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी इंपॉर्टेंट है? 8,848.86 मीटर। और इसके साथ साथ यहाँ आपको कंचनजंगा माउंटेन रेंज भी देखने को मिलेगी। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो आपको भारत में सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में देखने को मिल जाएगा। इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी? तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब नेपाल हिमालय में कुछ और भी महत्वपूर्ण चोटियां आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि धौलागिरी। धौलागिरी जो चोटी है आपको नेपाल हिमालय में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो माउंटेन रेंज है वो भी आपको नेपाल हिमालय में देखने को मिलेगी। और जो गोसाई थान जो है ना, गोसाई थान जो माउंटेन रेंज है वह भी आपको नेपाल हिमालय में ही देखने को मिल जाएगी। तो आपने देख लिया ना कि काली नदी और जो तीस्ता नदी है ना, उसके मध्य नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय से हमने यहाँ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हो सकती थी, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता था, उनको हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य जो हिमालय का भाग पड़ता है, उसे कहते हैं असम हिमालय। तो असम हिमालय का जो विस्तार है ना दोस्तों, वह कितना आपको देखने को मिल जाएगा? तो यह 750 किलोमीटर इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये किन नदियों के मध्य है? याद रखना है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य आपको असम हिमालय देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो प्रमुख जो चोटियां हैं आपको उनका नाम याद रखना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है नामचा बरवा है। असम हिमालय की जो प्रमुख चोटी है नामचा बरवा है। इसके अलावा असम में आपको अन्य चोटियां भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि कुला कांगड़ी। कुला कांगड़ी आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा चोमो लहारी माउंटेन, चोमो लहारी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नामचा बरवा है, तो प्लीज इसे अच्छे से याद रख लेना है। इसके साथ ही असम हिमालय में आपको कुछ पासेस देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, यानी कि दर्रे। अब क्या नाम है उनका? तो आपको यहाँ आपको जेलेपला देखने को मिल जाएगा, जेलेपला, बोमडीला, बोमडीला रेंज, बोमडीला पास देखने को मिल जाएगा। और असम हिमालय से ही कुछ नदियां भी आपको प्रवाहित होती दिख जाएंगी, जैसे कि
दिहांग नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, याद रखना है आपको, दिहांग नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। इसके अलावा दिबांग नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। दिबांग नदी के साथ साथ सुबनसिरी नदी आपको यहीं देखने को मिल जाएगी, सुबनसिरी। ओके, और इसके साथ साथ लोहित नदी भी आपको देखने को मिल जाएगी, लोहित नदी भी यहीं से प्रवाहित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है असम हिमालय से रिलेटेड, तो प्लीज याद रखना। अब आपको पश्चिम से पूर्व का क्रम याद रखना है, तो सबसे वेस्ट में आपको पंजाब हिमालय देखने को मिलेगा। उसके ईस्ट में जाएंगे तो कुमायूं हिमालय देखने को मिल जाएगा, जो कि हिमालय का सबसे छोटा पार्ट है। उसके ईस्ट में जाएंगे तो नेपाल हिमालय देखने को मिल जाएगा, और नेपाल हिमालय के ईस्ट में जाएंगे तो असम हिमालय देखने को मिल जाएगा। जो सबसे लंबा हिमालय का जो पार्ट है वह नेपाल हिमालय है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वह है भारत के जो इंपॉर्टेंट परमाणु यानी कि न्यूक्लियर जो प्लांट है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर प्लांट है सिर्फ उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए हैं और मैं साथ में आपके ये फैक्ट लेके आया हूँ कि अलग अलग सालों में कैसे यूपी पीसीएस ने यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं। तो प्लीज इन चीजों को अच्छे से रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, विदाउट फैक्ट के मैं बात नहीं करता हूँ, आपके सामने मैं प्रूफ लेके आ रखा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्लीज ये जो पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड नामक सीरीज चल रही ना, पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड नामक जो सीरीज है, इसको बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलो शुरू करते हैं उन न्यूक्लियर प्लांट से जिसे भारत ने स्वयं बनाया, यानी कि स्वयं की तकनीक से भारत ने विकसित किया, यानी कि स्वदेशी तकनीक के माध्यम से। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भी कुछ जो न्यूक्लियर प्लांट है वो स्थापित किए हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम स्वदेशी तकनीक के माध्यम से जो परमाणु संयंत्र विकसित किए गए हैं उनको देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं कलपक्कम की। ठीक है, कलपक्कम जो न्यूक्लियर प्लांट है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में भी कहाँ? तो चेंगलपट्टू में, चेंगलपट्टू में आपको यह देखने को मिल जाएगा। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट आपको देखने को मिलेगा। और यह भारत का, आपको बता दूं, यह भारत का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी तकनीक निर्मित संयंत्र। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट है वह भारत का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी तकनीक निर्मित संयंत्र है। और भारत का जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है ना, यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट है वह है काकरापार। ठीक है, काकरापार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको यह गुजरात में देखने को मिल जाएगा, सूरत के पास। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे काकरापार जो न्यूक्लियर प्लांट है अवस्थित है? तो आपको यह तापी नदी के पास देखने को मिल जाएगा। और इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि यह स्वदेशी 700 मेगावाट का प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का प्रथम स्टेशन है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। काकरापार जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट है ना, जो गुजरात में अवस्थित है तापी नदी के किनारे, तो एक आपको याद रखना कि 700 मेगावाट का है। दूसरा, ये भारत का पहला स्टेशन है जो कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा स्वदेशी न्यूक्लियर प्लांट है वह है नरोरा। ठीक है, नरोरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो यूपी में देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो नरोरा आपको यूपी में देखने को मिलेगा, लेकिन यूपी के किस जिले में? यह भी आपको पता होना चाहिए कि यूपी के बुलंदशहर का जो जिला है ना, बुलंदशहर जो जिला है, वहां पर आपको नरोरा जो न्यूक्लियर प्लांट है वह देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, यह भी पता होना चाहिए आपको कि गंगा नदी के तट पर अवस्थित है और भूकंप जोन 4 में यह अवस्थित है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट है वह है कैगा। कैगा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो कैगा आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। जो कैगा न्यूक्लियर प्लांट है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैगा न्यूक्लियर प्लांट काली नदी के समीप है, पता होना चाहिए आपको, काली नदी के समीप है। और यह भी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर आधारित है। और इसने एक रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। वह रिकॉर्ड क्या है कि यह 962 दिनों तक निर्बाध संचालन का इसने रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि 962 दिन यह लगातार चलता रहा है। अब बात करते हैं उन न्यूक्लियर प्लांट की जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग यानी कि इंटरनेशनल कोलैब द्वारा निर्मित किए गए। तो पहला जो हमारा ऐसा न्यूक्लियर प्लांट है वह है तारापुर न्यूक्लियर प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में भी कहा? तो यह आपको पालघर में देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि जो तारापुर न्यूक्लियर प्लांट है वह महाराष्ट्र के पालघर में है। और यह भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है जो कि 1969 में विकसित किया गया। और किसके सहयोग से विकसित किया गया? तो यह यूएसए के सहयोग से भारत में विकसित किया गया था। कौन सा? तो तारापुर संयंत्र या तारापुर न्यूक्लियर प्लांट कहाँ अवस्थित है? तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के पालघर में। और भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट है, 1969 में स्थापित हुआ था। इंपॉर्टेंट है। और देश आपको याद रखना है कि किसके सहयोग से विकसित हुआ? तो यूएसए के सहयोग से विकसित हुआ।
उसके बाद बात करते हैं रावत भाटा की। रावत भाटा जो न्यूक्लियर प्लांट है ना, वह आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। कौन सा प्लांट? तो रावत भाटा जो न्यूक्लियर प्लांट है वह। और इसे विकसित कैसे किया गया? तो इसे विकसित किया गया है कनाडा के सहयोग से। ठीक है, भारत और कनाडा के सहयोग से रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट राजस्थान में विकसित किया गया है। इसके अलावा यह एक क्या है? तो यह एक प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, याद रखना है आपको। और ये किसके समीप स्थित है? तो यह है राणा प्रताप सागर जो बांध है ना, उसी के समीप अवस्थित है। तो रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है जो मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर प्लांट की, जो कि है कुडनकुलम। कुडनकुलम की बात करें तो यह आपको कहां देखने को मिलेगा? तो यह आपको तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में देखने को मिलेगा। तिरुनेलवेली में आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा प्लांट? तो कुडनकुलम प्लांट। आपको इंपॉर्टेंट बस इतना याद रखना है कि कोई प्लांट है तो उसका आपको स्टेट पता हो। अगर पर्टिकुलर जगह नहीं भी पता है ना तो एक हद तक चल जाएगा, लेकिन अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो कुडनकुलम जो प्लांट है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, और यह रशिया के सहयोग से भारत में विकसित किया गया है। और इसके बारे में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा है? तो कुडनकुलम। भारत का सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर प्लांट है वह कौन सा है? कुडनकुलम है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और किसके सहयोग से बनाया गया? तो रशिया के सहयोग से बनाया गया, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूक्लियर प्लांट है वह है जैतपुरा। जैतपुरा न्यूक्लियर प्लांट महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। और महाराष्ट्र में भी किस जिले में? तो रत्नागिरी जिले में आपको यह देखने को मिलेगा। रत्नागिरी जिले में आपको जैतपुर न्यूक्लियर प्लांट देखने को मिल जाएगा। और इसे विकसित कैसे किया गया है? तो विकसित यह फ्रांस के सहयोग से किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। और 9,900 मेगावाट की यह योजना है, ठीक है, जो प्रस्तावित है। और कहाँ है? तो जैतपुर जो न्यूक्लियर प्लांट है आपको याद रखना है महाराष्ट्र में है, फ्रांस के सहयोग से विकसित किया गया है। अब कुछ जो परमाणु परियोजनाएं हैं, ठीक है, या तो प्रस्तावित है या तो अभी निर्माणाधीन है, यानी कि ऑपरेशनल है, अभी उन पर काम चल रहा है। तो उन इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब जो मध्य प्रदेश या राजस्थान के बॉर्डर पर कुछ परमाणु परियोजनाएं प्रस्तावित है, वो कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना है भीमपुर। ठीक है, भीमपुर का ही अदर नाम शिवपुरी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक और यहाँ परियोजना प्रस्तावित है, उसका नाम है बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा में भी एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा परमाणु परियोजना से रिलेटेड। और यह बांसवाड़ा कहां पर अवस्थित है? तो माही नदी के किनारे अवस्थित है। माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। और आपको बताना है कमेंट में, जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यह आपको कमेंट में बताना है। गुजरात की बात करें दोस्तों, तो गुजरात में ऐसी कौन सी परियोजना है जो अभी प्रस्तावित है? तो मीठी वर्दी दोस्तों परमाणु जो परियोजना है वह गुजरात में प्रस्तावित की गई है, और यह यूएसए के सहयोग से प्रस्तावित की जा रही है, आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में यदि देखें तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में आपको कोवड्डा, ठीक है, कोवड्डा जो परमाणु परियोजना है वह प्रस्तावित है। ठीक है, और यह किसके सहयोग से बनाई जा रही है? तो यूएसए के सहयोग से बनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हरियाणा के फतेहाबाद में दोस्तों जो गोरखपुर परियोजना है वह ऑपरेशनल है। ठीक है, यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये जो गोरखपुर परियोजना है ना, यह उत्तरी भारत की स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर परियोजना है, यह आपको याद रखना है, जो कि 4x700 मेगावाट की, यानी कि 2800 मेगावाट की यह परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंडला में दोस्तों चुटका नामक जो परियोजना है ना वह प्रस्तावित है, यह याद रखना है आपको। इसके अलावा यह नर्मदा नदी पर आधारित स्वदेशी परमाणु विद्युत परियोजना है। ठीक है, आपको यह याद रखना है। और यह कितने मेगावाट की है? तो 1400 मेगावाट की है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपको हरिपुर परियोजना देखने को मिल जाएगी। जो हरिपुर न्यूक्लियर प्लांट है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। और यह किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो रशिया के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश का तो मैंने आपको बता ही दिया कि कोवड्डा परमाणु परियोजना वहां प्रस्तावित है, और किसके सहयोग से विकसित की जा रही है? तो यूएसए के सहयोग से विकसित की जा रही। तो एक बार फिर इन्हीं चीजों को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। गोरखपुर संयंत्र है ना दोस्तों, वह आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। यूपी से कंफ्यूज ना होना, यूपी के जो गोरखपुर जिला है ना, गोरखपुर जो यूपी का जिला है उससे कंफ्यूज मत करना। ठीक है, बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। तो याद रखना जो गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट है वह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो हरियाणा में देखने को मिलेगा, हरियाणा के फतेहाबाद में। मीठी वर्दी की बात करें तो गुजरात में है। ठीक है, यूएसए के सहयोग से विकसित की जा रही है। वहीं चुटका जो न्यूक्लियर प्लांट है वह एमपी में देखने को मिलेगा। और किस नदी के किनारे है? तो
नर्मदा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं जो इनसे रिलेटेड पूछ रखे हैं ऑलरेडी एग्जाम में, तो आप ये चाहे तो देख सकते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है पर्वतीय नगरों के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्वतीय नगर हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर और मध्य भारत में ऐसे कौन से पर्वतीय नगर है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की। ठीक है, कि उत्तराखंड में आपको कौन कौन से पर्वतीय नगर देखने को मिलेंगे। तो उत्तराखंड में दोस्तों आपको रानीखेत देखने को मिल जाएगा। रानीखेत शहर उत्तराखंड के पर्वतों में ही बसा हुआ है। इसके अलावा आपको लैंसडाउन देखने को मिल जाएगा। और जो दोस्तों लैंसडाउन है ना, वह गढ़वाल राइफल का मुख्यालय भी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपको कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, रानीखेत की हमने बात कर ली, लैंसडाउन की बात कर ली। लैंसडाउन में आपको गढ़वाल राइफल का मुख्यालय भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें मसूरी नामक जो पर्वतीय नगर है उसकी, तो मसूरी आपको दोस्तों उत्तराखंड में ही देखने को मिलेगा। और इसी मसूरी में ही दोस्तों लवासना का जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, वह अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा मसूरी को दोस्तों पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रख, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको उत्तराखंड में और कौन कौन से शहर देखने को मिलेंगे, तो आपको ओली शहर देखने को मिल जाएगा। ओली के अलावा नैनीताल देखने को मिल जाएगा। नैनीताल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब इन सब पर्वतीय नगरों के अलावा उत्तराखंड में और कौन से पर्वतीय नगर हैं, तो आपको मुक्तेश्वर देखने को मिल जाएगा। मुक्तेश्वर कहाँ है, तो उत्तराखंड में ही है। मुक्तेश्वर के अलावा आपको अल्मोड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्मोड़ा के अलावा भवाली देखने को मिल जाएगा। भवाली पर्वतीय नगर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कौसानी जो पर्वत नगर है वह भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट जो उत्तराखंड के पर्वतीय नगर है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जो प्रमुख पर्वतीय नगर हैं वह कौन है। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं सिर्फ हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल में दोस्तों आपको कौन कौन से पर्वतीय नगर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको हिमाचल में दोस्तों डलहौजी पर्वतीय नगर देखने को मिलेगा, जो कि धौलाधार जो श्रेणी है हिमाचल प्रदेश में, वहीं पर यह अवस्थित है डलहौजी नगर। इसके अलावा आपको हिमाचल में और कौन से प्रमुख नगर देखने को मिलेंगे, तो आपको कसौली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कसौली आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। मनाली देखने को मिल जाएगा। मनाली के अलावा कुल्लू देखने को मिल जाएगा। कुल्लू पर्वतीय नगर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये एक तरह से हिल स्टेशन की ही मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद मंडी आपको देखने को मिल जाएगा। मंडी के अलावा हिमाचल की राजधानी जो शिमला है वह भी आपको पर्वतीय नगर के रूप में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको दोस्तों हिमाचल में ही धर्मशाला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धर्मशाला देखने को मिलेगा हिमाचल में ही। हिमाचल का जो अन्य जो पर्वतीय नगर है वह है सोलन और पालमपुर। कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्वतीय नगर है हिमाचल के वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, आप अच्छे से इन्हें रट लेना। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की, कि आपको जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पर्वतीय नगर है वह देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपको गुलमर्ग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गुलमर्ग एक प्रकार से घास का मैदान भी है या फूलों का मैदान हम कह सकते हैं। ठीक है, फूलों का मैदान है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आपको पहलगाम देखने को मिल जाएगा। और इसी पहलगाम में दोस्तों अभी आतंकवादी हमला हुआ था पिछले साल ही, आपको याद ही होगा। इसके अलावा हम बात करें आपको जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है वह देखने को मिलेगी, जो कि इंपॉर्टेंट पर्वतीय नगर है। इसके अलावा आपको सोनमर्ग देखने को मिल जाएगा। ये भी घास का मैदान है। गुलमर्ग और सोनमर्ग है ना, वो घास के मैदान ही है जम्मू कश्मीर में। और आपको क्या जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट पर्वतीय नगर हैं, तो वह आपको यहाँ पर यूसमर्ग देखने को मिल जाएगा। यूसमर्ग के अलावा पटनी टॉप भी देखने को मिल जाएगा। पटनी टॉप, ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, आपको यह याद रखना है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की दोस्तों, कि मध्य प्रदेश में आपको कौन से महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर देखने को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों आपको पचमढ़ी देखने को मिल जाता है। और पचमढ़ी को दोस्तों क्या कहा जाता है, तो पचमढ़ी को दोस्तों सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा की रानी कौन है, तो आपको याद रखना है पंचमढ़ी जो है वह सतपुड़ा की रानी है, जो कि महादेव पहाड़ी में अवस्थित। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्वतीय नगर है वह है अमरकंटक। ठीक, बात करते हैं राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान में आपको कौन सा जो पर्वतीय नगर है देखने को मिलेगा, तो माउंट आबू आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, जो कि अरावली रेंज का ही एक पार्ट है। ठीक है,
बात करें अरावली रेंज की हायर पीक की, तो अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वह गुरु शिखर है। आपको यह याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा हुआ है फैक्ट। यहाँ पे कुछ रिवीजन कैप्सूल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दक्षिण और पूर्वी भारत में जो इंपॉर्टेंट पर्वतीय नगर है उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महाराष्ट्र में आपको कौन कौन से पर्वतीय नगर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों पहले जो हम इंपॉर्टेंट जो महाराष्ट्र में पर्वतीय नगर है उन्हें देख लेते हैं, फिर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको भी हम यहाँ देख लेंगे। तो महाराष्ट्र में आपको दोस्तों सबसे पहले देखने को मिलेगा महाबलेश्वर पर्वतीय नगर, और इसी महाबलेश्वर से दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। महाराष्ट्र में आपको महाबलेश्वर पर्वतीय नगर देखने को मिल जाएगा और वहीं से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही दोस्तों आपको पंचगनी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है नगर। जो पंचगनी नगर है ना, वह महाराष्ट्र में स्थित है और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। इसे कहीं कहीं टेबल लैंड भी कह दिया जाता है, याद रखना। टेबल लैंड पंचगनी कहलाता है क्योंकि टेबल के समान यह बना हुआ है, याद रखना ये चीज। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में अन्य जो इंपॉर्टेंट पर्वतीय नगर है वह कौन सा है। तो माथेरान भी आपको महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा, जो कि एशिया का ना ऑटोमोबाइल मुक्त हिल स्टेशन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एशिया का ऑटोमोबाइल मुक्त जो हिल स्टेशन है वह कौन है, तो माथेरान है। कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो अन्य पर्वतीय नगर है वह है खंडाला। खंडाला के अलावा और कौन सा है, तो लोनावाला भी आपको देखने को मिल जाएगा, लोनावाला। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है महाराष्ट्र में। ओके, अब बात करते हैं तमिलनाडु की। ठीक है, ये तमिलनाडु में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हिल स्टेशन है या पर्वतीय नगर है वह आपको देखने को मिलेंगे। तो तमिलनाडु में दोस्तों आपको ऊटी जो हिल स्टेशन है वह देखने को मिलेगा, जो कि नीलगिरी रेंज में अवस्थित है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो ऊटी हिल स्टेशन है तमिलनाडु में स्थित है और नीलगिरी रेंज में स्थित है। इसके अलावा आपको यहाँ कोडाईकनाल पर्वतीय नगर देखने को मिल जाएगा, जो कि पालनी हिल में अवस्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है यही। इसके अलावा दोस्तों कोडाईकनाल नामक आपको लेक भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो कि कोडाईकनाल में ही अवस्थित है और यह एक मानव निर्मित झील है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में आपको और भी इंपॉर्टेंट कुछ पर्वतीय नगर देखने को मिल जाएगा। तो तमिलनाडु में और कौन से इंपॉर्टेंट पर्वतीय नगर हैं, तो वो हैं कन्नूर। ठीक है, याद रखना है, कन्नूर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यारकाड है। यारकाड आपको कहां देखने को मिलेगा, तो तमिलनाडु में सेवराय हिल है ना, ठीक है, सेवराय हिल, उसी में आपको यारकाड नामक पर्वतीय नगर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में कोटागिरी भी अवस्थित है। कोटागिरी नामक जो पर्वतीय नगर है वह अवस्थित है। तो हमने यहाँ पर तमिलनाडु के जो प्रमुख पर्वतीय नगर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की। ठीक है, कि आपको कर्नाटक में कौन कौन से जो प्रमुख पर्वतीय नगर हैं वह देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको कर्नाटक में केमानगुंडी देखने को मिल जाएगा। केमानगुंडी जो पर्वतीय नगर है वह आपको कहां देखने को मिलेगा, तो कर्नाटक में बाबा बुदान की जो पहाड़ियां हैं, बाबा बुदान की जो पहाड़ी हैं उन्हीं पर आपको देखने को मिल जाएगा केमानगुंडी हिल स्टेशन। ठीक है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यहीं पर नंदी हिल्स भी देखने को मिल जाएगी। कर्नाटक में आपको नंदी हिल देखने को मिलेंगी, नंदी हिल्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि प्रमुख पर्वतीय नगर है। इसके अलावा कर्नाटक में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कुद्रेमुख पर्वतीय नगर देखने को मिल जाएगा। कुद्रेमुख के अलावा कर्नाटक में कौन सा पर्वतीय नगर देखने को मिलेगा, तो कुर्ग देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कर्नाटक से रिलेटेड, होप सो आपको चीजें समझ आ रही हो। अब बात करते हैं दोस्तों केरल की, कि केरल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है या फिर पर्वतीय नगर है। तो आपको दोस्तों केरल में ही मुन्नार देखने को मिल जाएगा। तो मुन्नार कहाँ अवस्थित है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुन्नार जो है 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। इसके अलावा जो कार्डमम पहाड़ी, ठीक है, कार्डमम पहाड़ी हैं, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा मुन्नार पर्वत श्रेणी। और इसी कार्डमम पहाड़ी को इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं, याद रखना। इलायची के लिए बहुत फेमस है कार्डमम पहाड़ियां। इसके अलावा आपको केरल में और क्या देखने को मिलेगा, केरल में आपको जो और हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे उनके नाम है वायनाड। वायनाड आपको देखने को मिल जाएगा। वायनाड के अलावा वागामोन देखने को मिल जाएगा। और केरल में आपको जो पर्वतीय नगर देखने को मिलेगा वो है पोनमुंडी, पोनमुड़ी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतीय नगर केरल से रिलेटेड हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों हम पूर्वी भारत की, कि आपको पूर्वी भारत में कौन कौन से हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे। पूर्वी भारत में भी हम सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की।
कि वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हिल स्टेशन अवस्थित है। वेस्ट बंगाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है उसका नाम दार्जिलिंग है। ठीक है, दार्जिलिंग किस लिए फेमस है? तो चाय बगानों के लिए दार्जिलिंग वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा आपको वेस्ट बंगाल में और कौन सा हिल स्टेशन देखने को मिलेगा? तो वेस्ट बंगाल में इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा कलिम्पोंग। ठीक है, कलिम्पोंग जो हिल स्टेशन है वह तीस्ता नदी के किनारे अवस्थित है। कलिम्पोंग के अलावा वेस्ट बंगाल में आपको मिरिक मिरिक और कुर्से ओंग जो हिल स्टेशन है वह भी आपको वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं मेघालय की, कि आपको पूर्वी भारत में जो मेघालय स्टेट है ना, वहां पर आपको कौन कौन से हिल स्टेशन या पर्वतीय नगर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले वहां आपको शिलांग देखने को मिलेगा, जो कि मेघालय की राजधानी है। और शिलांग को ही दोस्तों पूरब का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि पूरब का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो शिलांग है। इसके अलावा मेघालय में जो अदर इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है वह कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो मेघालय में इसके अलावा दोस्तों आपको और क्या देखने को मिलेगा? तो आपको चेरापूंजी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो वर्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपको मासिर राम देखने को मिल जाएगा, माउसिन राम। ठीक, माउसिन राम देखने को मिल जाएगा कहाँ? तो मेघालय में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो हिल स्टेशन यानी कि जो प्रमुख जो पर्वतीय नगर है वह टॉपिक आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। तो प्लीज जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं आप अच्छे से उन्हें रट लेना, आपके एग्जाम के लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो अब बात करते हैं जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, यानी कि भारत के जो प्रमुख बांध है, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हिमालय नदियां है ना, ठीक है, हिमालय नदियों में जो प्रमुख जो बांध बने हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हिमालय नदियों में जो ज्यादातर बांध बने हैं वो आपको उत्तर भारत में ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक नदी को हम यहाँ पर लेंगे और उस नदी में कौन सा बांध स्थित है यह भी आपको बताया जाएगा, साथ में किस स्टेट में अवस्थित है, सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु जल तंत्र की। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं जो सिंधु नदी जल तंत्र है ना, ठीक है, उसकी जो प्रमुख नदियां हैं वह है सतलुज, चेनाब, झेलम। ठीक है, इसके अलावा रावी और ब्यास भी प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु की। ठीक है, तो आपको यह फैक्ट भी याद रखना है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं सतलुज नदी की। ठीक है, कि सतलुज नदी में आपको कौन कौन सी परियोजनाएं या बांध देखने को मिलेंगी। तो सतलुज नदी में ही दोस्तों आपको भांगड़ा नंगल डैम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 226 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वीय बांध है। याद रखना है आपको कि भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वीय बांध है। और जो भांगड़ा नंगल डैम है वह आपको किन किन स्टेट में देखने को मिलेगा? तो भांगड़ा नंगल डैम है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, तो ये 4 राज्यों और एक जो यूटी है उसके संयुक्त परियोजना है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भांगड़ा नंगल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और दिल्ली की संयुक्त परियोजना है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें सतलुज नदी पे जो अन्य बांध है वह है नाथपा झाकरी बांध। ठीक है, नाथपा झाकरी जो बांध है वह सतलुज नदी पर ही बना हुआ है, और ये 1500 मेगावाट की भूमिगत परियोजना है। ठीक है, और ये देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। याद रखना, देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल परियोजना है। कितने की है? तो 1500 मेगावाट की है। और ये नाथपा झाकरी जो बांध है वह कहां आपको देखने को मिल जाएगा? तो यह हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में यह अवस्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों चेनाब नदी की, कि चेनाब नदी में आपको कौन कौन सी परियोजनाएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों चेनाब नदी में आपको बगलिहार परियोजना देखने को मिलेगी, और यह बगलिहार जो परियोजना है ना वह कहाँ अवस्थित है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि बगलिहार परियोजना किस नदी पे है? तो चेनाब नदी में। कहाँ अवस्थित है यह भी पता होना चाहिए, तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और ये जो बगलिहार जो परियोजना है ना, यह रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है। ठीक है, रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट है बगलिहार, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा आपको चेनाब नदी में दुलिहस्ती परियोजना भी देखने को मिल जाएगी, जो कि 390 मेगावाट की है। और यह दुलिहस्ती परियोजना कहाँ अवस्थित है आपको पता होना चाहिए। तो दुलिहस्ती जो परियोजना है यह भी जम्मू एंड कश्मीर में ही अवस्थित है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यह भी यानी कि दुलिहस्ती जो परियोजना है वह भी रन ऑफ द रिवर परियोजना है।
आपको पता होना चाहिए भी। अब बात करते हैं झेलम नदी की, कि झेलम नदी में कौन कौन सी परियोजना अवस्थित है। तो झेलम नदी में दोस्तों आपको उरी परियोजना देखने को मिल जाएगी। उरी परियोजना कहाँ अवस्थित है तो पता होना चाहिए आपको, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो उरी परियोजना है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के निकट रन ऑफ रिवर परियोजना है। एलओसी के निकट अवस्थित है यह, और रन ऑफ द रिवर परियोजना है यह उरी परियोजना, याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा बात करते हैं तुलवुल परियोजना की। ठीक है, तुलवुल परियोजना आपको झेलम नदी में ही देखने को मिल जाएगी, और ये परियोजना अवस्थित कहाँ है तो जम्मू एंड कश्मीर में ही स्थित है। इसके अलावा तुलवुल परियोजना के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि जो तुलवुल परियोजना है वह वूलर बैराज नेविगेशन जो प्रोजेक्ट है ना उसका एक हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको झेलम नदी पर ही एक और परियोजना देखने को मिलेगी जिसका नाम है किशन गंगा, यानी कि जो किशन गंगा बांध है वह भी आपको झेलम नदी पर ही देखने को मिलेगा, और यह भी जम्मू कश्मीर में ही अवस्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में अवस्थित है। ठीक है, तो आपको बांदीपोरा याद रखने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट स्टेट बस याद रखिए कि हालांकि आज के टाइम में जम्मू कश्मीर यूटी है, देखते हैं स्टेट कब बनता है, बट आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी परियोजना है वह किस यूटी में है या फिर किस स्टेट में है। तो आपको याद रखना है जो किशन गंगा है, तुलबुल है और उरी जो परियोजना है झेलम नदी पर है और कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो दोस्तों अब बात करते हैं निमो बाजमो की। ठीक है, यहाँ बाजगो लिखा है, इसे ठीक कर लेना। ठीक है, बाजमो है ये। तो निमो बाजमो जो परियोजना है ना वह आपको कहाँ देखने को मिलेगी तो वह आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी, लेह तक लद्दाख में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लद्दाख जो यूटी है उसके जो लेह जिला है वहां आपको देखने को मिल जाएगा निमो बाजमो जो परियोजना है। ठीक है, अब यह परियोजना अवस्थित किस नदी पर है तो यह सिंधु नदी पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, सिंधु नदी पर। इसके अलावा जो चुटक परियोजना है ना दोस्तों, चुटक परियोजना आपको कहां देखने को मिलेगी तो चुटक परियोजना आपको सुरु नदी में देखने को मिलेगी, सुरु नदी में। और सुरु नदी किसकी सहायक नदी है तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, सिंधु नदी की सहायक नदी है सुरु नदी। अब ये जो चुटक परियोजना है ना यह अवस्थित कहाँ है तो यह भी लद्दाख में अवस्थित है। लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख का जो कारगिल जिला है वहां पर आपको चुटक परियोजना देखने को मिलेगी, और यह भी रन ऑफ द रिवर परियोजना है, रन ऑफ द रिवर परियोजना है, याद रखना है आपको ये चीज। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट परियोजना है वह है रणजीत सागर बांध। ठीक है, रणजीत सागर जो बांध है दोस्तों इसे हम थीन बांध भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, रणजीत सागर बांध जो है वह थीन बांध भी कहलाता है, और ये रणजीत सागर जो बांध है ना आपको कहां देखने को मिलेगा तो यह आपको पंजाब एंड जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है ना वहां पर आपको रणजीत सागर बांध देखने को मिल जाएगा। अब यह रणजीत सागर बांध किस नदी पे आपको देखने को मिलता है तो रावी नदी पे आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बांध है, याद रखना। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह पंजाब का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, याद रखना है आपको ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं पोंग बांध की। ठीक है, पोंग बांध किस नदी पे अवस्थित है तो पोंग बांध आपको व्यास नदी पर देखने को मिल जाता है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि पोंग बांध व्यास नदी पर अवस्थित है, और पोंग बांध है कहां तो हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध अवस्थित है। इसके अलावा यहां पर आपको महाराणा प्रताप सागर जलाशय भी देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर हमारा सिंधु जल तंत्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं वह समाप्त होती है। अब बढ़ते हैं गंगा जल तंत्र की ओर। अब गंगा जो सिस्टम है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रमुख परियोजनाएं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि जो गंगा नदी तंत्र है उसका निर्माण कैसे होता है। दोस्तों जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है ना, अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में मिलती है तो वह गंगा कहलाती है। यह आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो गंगा जल तंत्र में आपको भिलंगना नदी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी सहायक नदी। इसके अलावा रामगंगा भी इसकी सहायक नदी है, और भी गंगा नदी की सहायक नदी है जैसे यमुना हो गया। यमुना के अलावा आपको यूपी में और भी कई सारी देखने को मिल जाएंगी जैसे कि गोमती है। गोमती के अलावा सोन नदी है, बिहार में आकर मिलती है। इसके अलावा घाघरा नदी भी गंगा की सहायक नदी है, और गंडक नदी भी गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी। कुछ प्रमुख नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना है। अब एक एक नदी पर हम बात कर लेते हैं, किस नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
टिहरी बांध की। ठीक है, तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों वह 260.5 मीटर है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वीय बांध है। यह आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वीय बांध है कौन सा, तो टिहरी बांध है। आपको किस नदी में देखने को मिलेगा, तो भागीरथी और बेलंगना के संगम के पास है, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध आपको, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। रामगंगा नदी की बात की जाए तो रामगंगा नदी पे आपको रामगंगा परियोजना देखने को मिल जाएगी। और यह जो रामगंगा परियोजना है आपको उत्तराखंड और प्लस यूपी के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, उसी के निकट अवस्थित है रामगंगा परियोजना, और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है, भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, इसका पहले नाम आई थिंक हेली के नाम से था, कुछ ऐसा ही था, मुझे अभी अच्छे से रिकॉल नहीं हो रहा। आप लोग कमेंट में बताइए कि जिम कॉर्बेट का जो पहले नाम था वह क्या था। तो उम्मीद है हिमालय नदियों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं आपको समझ आ गई होंगी। प्लीज इन्हें अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं टॉपिक। तो चलो अब देख लेते हैं कुछ अन्य परियोजनाएं। अब बात करते हैं दोस्तों मध्य भारत और पूर्वी भारत की, कि मध्य भारत में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं और पूर्वी भारत में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। मैं आपको फिर बता दे रहा हूं एक बार कि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बार बार बनते हैं, इसीलिए मैं साथ में जो भी मैं फैक्ट आपको करा रहा हूं उनसे रिलेटेड कब वो है पीवाईक्यू में आ रखा है वो फैक्ट भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आपको यह भरोसा हो सके कि जो फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं या जो भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं बहुत ही रेलेवेंट है। तो स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी से, कि आपको नर्मदा नदी में कौन कौन से बांध देखने को मिलेंगे। तो नर्मदा नदी में दोस्तों आपको सरदार सरोवर परियोजना देखने को मिलेगी। अब जो है सरदार सरोवर परियोजना है यह किन किन स्टेट की है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह गुजरात, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, इन 4 स्टेटों की संयुक्त परियोजना है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, और सरदार सरोवर जो परियोजना है वह कहां है, तो नर्मदा नदी पर ही अवस्थित है। ठीक है, इसी के निकट ही आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को मिल जाएगा। बात करें चंबल की दोस्तों, तो चंबल नदी में आपको 3 परियोजनाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती रहती हैं, तो वह देखने को मिलेगी। तो चंबल में कौन कौन सी परियोजना है, तो आपको गांधी सागर परियोजना देखने को मिल जाएगी जो कि एमपी में अवस्थित है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर जो परियोजना है वह भी आपको चंबल नदी में देखने को मिलेगी। अब बात करें जवाहर सागर परियोजना की जो कि राजस्थान में अवस्थित है, तो यह परियोजना भी आपको चंबल नदी में ही देखने को मिल जाएगी। तो चंबल नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो परियोजना है मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी है, तो गांधी सागर है, गांधी सागर जो है वो एमपी में अवस्थित है, राणा प्रताप सागर है, इसके अलावा जवाहर सागर है जो कि राजस्थान में अवस्थित है। बात करें बाढ़ सागर परियोजना की जो कि सोन नदी में अवस्थित है। ठीक है, याद रखना है आपको कि सोन नदी में कौन सी परियोजना है, तो बाढ़ सागर परियोजना आपको देखने को मिल जाएगा सोन नदी में। और यह दोस्तों एमपी, यूपी और बिहार यानी कि 3 स्टेट जो है जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सम्मिलित है, उनकी संयुक्त परियोजना है। यह आपको फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, और जो जल बंटवारे का जो अनुपात है ना दोस्तों भाई इस प्रकार है कि इस जो परियोजना यानी कि बाढ़ सागर परियोजना है उसका 2 हिस्सा यानी कि मान लो उसके 4 हिस्से किए गए, जिसमें से 2 भाग एमपी के पास होगा। ठीक है, और एक एक भाग जो है यूपी और बिहार उसका यूज करेंगे। ठीक है, बात करें बेतवा नदी की दोस्तों, तो बेतवा नदी पर आपको जो परियोजनाएं देखने को मिलेंगी वह है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना किन राज्यों के मध्य है, तो माता टीला परियोजना दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है, और प्लस है मध्य प्रदेश। ठीक है, इनके मध्य देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों राजघाट परियोजना भी है। ठीक है, राजघाट परियोजना का ही अन्य नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, बात की जाए रिहंद नदी की दोस्तों, तो रिहंद पर आपको रिहंद परियोजना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यह फैक्ट पता होना चाहिए आपको, रिहंद परियोजना देखने को मिल जाएंगी। और ये जो रिहंद नदी है ना दोस्तों, सोन नदी की सहायक नदी, यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। और जो रिहंद परियोजना है यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और रिहंद जो परियोजना है आपको कहां देखने को मिलेगी, सोनभद्र के पास देखने को मिल जाएगी। तो रिहंद परियोजना से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहीं पर आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और जो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम लेक है यानी कि आर्टिफिशियल लेक है, भारत की सबसे बड़ी। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं ईस्टर्न इंडिया की यानी कि पूर्वी भारत की। ठीक है, वहां पे कौन कौन सी नदियां हैं और उन पर कौन कौन सी परियोजना है। अब बात करते हैं ईस्टर्न इंडिया में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है महानदी। ठीक है, महानदी में कौन सी परियोजना है जो सबसे ज्यादा फेमस है, तो मैं आपको बता दूं वह है हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर ही अवस्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यह जो बांध है कहां पर, किन स्टेटों के मध्य है,
यह किन स्टेट में फैला हुआ है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि हीराकुंड बांध जो है वह ओडिशा, जो हीराकुंड बांध है ना, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी से बना बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना की। तो दामोदर घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो दामोदर नदी पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कि दामोदर जो घाटी परियोजना है वह किन राज्यों के मध्य अवस्थित है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए दामोदर घाटी से रिलेटेड। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी बता दूं, यह जो दामोदर घाटी परियोजना है ना, कब विकसित हुई, तो 1948 में विकसित हुई, और यह भारत की पहली बहुउद्देशीय, यानी कि बहुत सारे पर्पस, यानी कि बहुत सारे उद्देश्य थे इस घाटी परियोजना के, और यह भारत की पहली परियोजना थी। यह भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए वह दामोदर घाटी परियोजना ही। कब बनी, तो आपको पता होना चाहिए 1948 में बनी। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की, कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी जो प्रमुख नदी घाटी परियोजना है वह अवस्थित है। ठीक है, सबके बारे में डिटेल से जानकारी हम हासिल करेंगे, ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन वाले फैक्ट है ना दिमाग में, वह सब क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही बनते हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन आयोग नहीं बना के आपको दे देता है। जो टॉपिक मैं करा रहा हूं, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नागार्जुन सागर की। ठीक है, नागार्जुन सागर जो परियोजना है आपको कहां देखने को मिलेगी, तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है आपको कृष्णा नदी में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नागार्जुन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता दूं, नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो स्टेटों की एक प्रमुख परियोजना है, आपको यह याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा चिनाई बांध है, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना नागार्जुन सागर से रिलेटेड। बात करें श्रीशैलम बांध की। ठीक है, श्रीशैलम बांध भी आपको कृष्णा नदी में ही देखने को मिल जाता है, कृष्णा नदी बेसिन का ही ये हिस्सा है। ठीक है, और यह श्रीशैलम जो परियोजना है वह भी आपको आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और यह अवस्थित कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि यह नल्लामली जो पहाड़ियां है ना, ठीक है, नल्लामली पहाड़ियों में स्थित भारत की प्रमुख जल विद्युत और सिंचाई परियोजना है। दो कार्य है इसके, प्रथम जल विद्युत परियोजना है, यानी कि बिजली बनाया जाएगा, इसके अलावा इससे सिंचाई का कार्य भी पूरा किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ठीक है, श्रीशैलम किस नदी बेसिन का हिस्सा है, तो कृष्णा नदी बेसिन का हिस्सा है। अलमट्टी परियोजना की अब बात करते हैं हम दोस्तों। जो अलमट्टी परियोजना है ना, वह भी कृष्णा नदी बेसिन का ही हिस्सा है। इसके अलावा जो इसका अदर नाम है वह है लाल बहादुर शास्त्री बांध। यह भी आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री बांध जो है वह किसको कहते हैं, तो अलमट्टी बांध का ही अदर नाम है। अलमट्टी बांध की बात करें तो आपको कहां देखने को मिलेगा, तो अलमट्टी बांध आपको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, अलमट्टी बांध इन तीनों स्टेटों की संयुक्त परियोजना है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यह ऊपरी कृष्णा परियोजना का मुख्य हिस्सा है, यानी कि जो अलमट्टी बांध है वह ऊपरी कृष्णा जो परियोजना है, ठीक है, उसका मुख्य हिस्सा है, जो कि उत्तरी कर्नाटक यानी कि नॉर्थ कर्नाटका में अवस्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी बेसिन से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं हैं या बांध है वो कर ली हैं। इन डैम के अलावा कृष्णा नदी बेसिन से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा क्वेश्चन तो इन्हीं 3 डैम से बनेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं पोचमपात परियोजना की, जिसका अन्य नाम है श्री राम सागर। यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पोचमपात जो परियोजना है उसका अन्य नाम क्या है, तो श्री राम सागर। और पोचमपात जो परियोजना किस नदी में आपको देखने को मिलेगी, तो गोदावरी नदी में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पोचमपात जो परियोजना है वो तेलंगाना में अवस्थित है। तेलंगाना के कहां पर अवस्थित है, तेलंगाना में, तो तेलंगाना के निजामाबाद में अवस्थित है। यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह उत्तरी तेलंगाना की जीवन रेखा कही जाने वाली एक प्रमुख परियोजना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट पोचमपात से यही है कि गोदावरी नदी में तेलंगाना में अवस्थित है, इसका अन्य नाम श्री राम सागर है। इतना बस आपको याद रखना है। अब बात करते हैं संजय सरोवर जो परियोजना है, ठीक है, वह कहां अवस्थित है और किस नदी में। तो संजय सरोवर परियोजना आपको वेनगंगा नदी में देखने को मिल जाएगी। अब ये वेनगंगा नदी गोदावरी की ही सहायक नदी है, यह आपको याद रखना है कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, तो वेनगंगा नदी है। और इसी वेनगंगा नदी में संजय सरोवर जो परियोजना है वह अवस्थित है। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन है, तो संजय सरोवर परियोजना ही है। तो दोस्तों बात करते हैं काकरापार और उकाई परियोजना की। ठीक है, ये आपको कहां देखने को मिलेंगी, तो ये आपको गुजरात में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए आपको काकरापार और उकाई परियोजना कहां देखने को मिलेंगी आपको,
तो गुजरात में देखने को मिलेंगे। और किस नदी के किनारे है या किस नदी में है, तो ताप्ती नदी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद होना चाहिए। इसी के निकट आपको वल्लभ सागर जो जलाशय है, ठीक है, वह भी देखने को मिलेगा। मेट्टूर बांध की बात करें दोस्तों, तो मेट्टूर बांध आपको किस नदी में देखने को मिलेगा, तो मेट्टूर बांध आपको कावेरी नदी में देखने को मिल जाएगा। और यह मेट्टूर बांध अवस्थित किधर है, तो यह मेट्टूर बांध तमिलनाडु में अवस्थित है, ठीक है। तमिलनाडु के किस जिले में, तो सलेम जिला जो है ना, वहीं पर आपको यह मेट्टूर बांध देखने को मिल जाएगा। और यहीं पर आपको स्टेनली जलाशय भी देखने को मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि यह तमिलनाडु का सबसे पुराना बांध है, ठीक है। यह पता होना चाहिए कि यह तमिलनाडु का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बांध है। किसका, तो तमिलनाडु का है, ठीक है, भारत का नहीं, ठीक है। कौन सा है, तो मेट्टूर बांध है। अवस्थित कहाँ है, तो तमिलनाडु में। किस नदी में, तो कावेरी नदी में, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं शिव समुद्रम परियोजना की, यानी कि शिव समुद्रम जो डैम है वह कहाँ अवस्थित है, तो शिव समुद्रम जो डैम है वह आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगा। ये जो शिव समुद्र डैम है कहाँ देखने को मिलेगा, कर्नाटक में आपको मिल जाएगा देखने को। और किस नदी में है दोस्तों, तो कावेरी नदी में ही अवस्थित है। और जो शिव समुद्रम परियोजना है ना दोस्तों, वह भारत की सबसे पुरानी परियोजना है, ठीक है। दूसरी नहीं है, प्रथम है, ठीक है। जहां तक मुझे याद आ रहा है तो प्रथम ही है। लेकिन एक बार फिर भी आप लोग वेरीफाई कर लेना इस फैक्ट को, शिव समुद्रम को, कि भारत का यह पहला डैम है या दूसरा डैम है, ठीक है। यह स्थापित कब हुआ था, यह मैं आपको बता देता हूँ। ये 1902 में बना था, ठीक है। अभी इस पे डाउट है कि ये प्रथम है कि दूसरा है, प्लीज आप इसे गूगल से सर्च कर लेना। बात करें इडुक्की परियोजना की, तो इडुक्की परियोजना आपको कहां देखने को मिलेगी, तो इडुक्की परियोजना आपको केरल में ही देखने को मिलेगी। केरल में इडुक्की परियोजना अवस्थित है। और किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इडुक्की परियोजना किस नदी पर, पेरियार नदी पर। कहां है, तो केरल में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा यह एशिया का सबसे बड़ा आर्च यानी कि चाप बांध है, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए, एशिया का सबसे बड़ा आर्च या चाप बांध कौन सा है, तो इडुक्की ही परियोजना है, ठीक है। तो अब यहाँ फटाफट कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये फैक्ट पीवाईक्यू में भी पूछे गए हैं। तो बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा जो बांध है वह है हीराकुंड बांध, ठीक है। महानदी पर अवस्थित है और यह उड़ीसा राज्य के बॉर्डर पर अवस्थित है। आपको पता होना चाहिए हीराकुंड बांध। कुल लंबाई कितनी है, तो 25.8 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह मुख्यतः मिट्टी से बना बांध है, ठीक है। कितने किलोमीटर मिट्टी से बना है, तो 4.8 किलोमीटर मिट्टी से बना हुआ। बात करें सबसे ऊंचे बांध की, तो सबसे ऊंचा जो बांध है ना वह टिहरी बांध आपको देखने को मिल जाएगा। टिहरी बांध किन नदियों में अवस्थित है, तो भागीरथी और भिलंगना नदी है ना, वहीं पर आपको टिहरी बांध देखने को मिल जाएगा। और ये टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको पता होना चाहिए। इसे रॉकफिल डैम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। बात करते हैं सबसे चिनाई वाला जो बांध है वह कौन सा है, तो सबसे बड़ा चिनाई वाला जो बांध है वह है नागार्जुन सागर, ठीक है। नागार्जुन सागर जो बांध है वह किस नदी पर अवस्थित है, तो कृष्णा नदी पर अवस्थित है। और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है, आपको पता होना चाहिए। अब वहीं बात करते हैं भारत के सबसे पुराने डैम की। तो भारत का जो प्रथम डैम रहा है या सबसे पुराना डैम है वह है सिद्रापोंग, ठीक है। सिद्रापोंग भारत का सबसे प्रथम डैम रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया है, ठीक है। मैं जो डाउट में था, मुझे लग रहा था कि शिव समुद्रम पहला डैम है, लेकिन शिव समुद्रम से पहले भी एक डैम बन चुका था, ठीक है, जो भारत का प्रथम डैम था। अंग्रेजों द्वारा इसे बनाया गया था। कहाँ बनवाया गया था, लिंग में बनवाया गया था। और उस डैम का क्या नाम था, तो सिद्रापोंग डैम नाम था उसका। और दार्जिलिंग आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। और ये सिद्रापोंग डैम जो है वह 1897 में बना है, ठीक है। यह फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है, कि जो ओल्डेस्ट डैम है भारत का वह है सिद्रापोंग, ठीक है। और भारत का प्रथम डैम भी है। सेकंड डैम की बात करें तो वह शिव समुद्रम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेकंड डैम जो फैक्ट वहां लिखा था स्लाइड में वह सही था। शिव समुद्र सेकंड डैम भी है। शिव समुद्रम को सेकंड डैम रखना और सिद्रापोंग को फर्स्ट डैम रखना, ठीक है। शिव समुद्रम जो डैम है आपको कावेरी नदी में देखने को मिल जाएगा। कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कब बनाया है, तो 1902 में बनता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, मैं जानता हूं, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही इतनी सारी थी कि उन्हें कराने में टाइम लग ही गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस पीवाईक्यू एंड जो इट्स बियॉन्ड नामक सीरीज है ना, उससे जुड़े रह सकें, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ताकि उनका एग्जाम भी क्वालिफाई हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं इंडियन ज्योग्राफी की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।